अस्सलाम वालेकुम। कल हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का रोल था, जो कि एमडीकेट के सिलेबस में तो नहीं है लेकिन एमडीकेट में आता है। ठीक है, बेसिक चीज़ें जब आप कवर करेंगे तभी जाकर आगे आपका कॉन्सेप्ट उस लेवल का बनेगा। आज हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक थ्योरी। अगर आप इस बोहर एटॉमिक मॉडल को कवर नहीं करोगे देन आपको रेडियस फाइंड करना नहीं आएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि भाई बताओ, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ट्रांजिशन होती है, तो आप कैसे बताओगे? अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देन ही आप आगे जाकर अपने एमसीक्यूज को और अच्छे से 100% सही कर पाओगे। थ्योरी से रिलेटेड आज जितनी भी पॉइंट्स हैं, डेरिवेशन से एमसीक्यू से, वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एक्सरेज का। हर प्रोविंस में से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, इस वजह से वो भी हमें कवर करने। अगर केमिस्ट्री में नहीं आते तो फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, एक्सरेज आपकी केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, तो इस वजह से आपको कहीं ना कहीं तो आपको ये टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। अगर आप एमटीकेट को लेकर सीरियस हैं तो जरूर इन टॉपिक को ना छोड़ें, इन टॉपिक को अपना बेस्ट बनाएं। ठीक है, अब स्टार्ट करूंगा मैं इस लेक्चर को। की कॉन्सेप्ट जो बोहर मॉडल के थे, और ये जो नील बोहर इन्होंने 1913 में ये मॉडल पेश किया था, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, इसको हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। इसकी जो फर्स्ट पॉइंट थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, और उनका जो डिस्टेंस होता है उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, और जो वो मूव करते हैं वो डेफिनेट एनर्जी लेवल्स में होते हैं। ऐसे नहीं है मूव करते 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 न्यूक्लियस के अंदर चले गए, वो मूव करते रहते हैं अपनी एनर्जी लेवल्स के अराउंड, एनर्जी लेवल्स में मूव करते रहते हैं। तो सबसे पहले सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, और वो भी डिफरेंट जो डेफिनेट एनर्जी लेवल्स है उसके अंदर। सबसे पहले हम कहते हैं के शेल, देन एल शेल, देन एम शेल। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के शेल में है तो वो मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा जब तक वो ट्रांजिशन ना करे, कि वो अपनी ऑर्बिट में मूव करता रहेगा। ठीक है, और कभी भी ना एनर्जी को गेन करेगा ना एनर्जी को लॉस करेगा। तो ये आपके पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे। ये कभी भी अपनी एनर्जी को ना लॉस करेंगे ना ही गेन करेंगे। अब ये कब अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, कब गेन करेंगे, वो मैं नीचे बताऊंगा। ठीक है, ये बेसिकली एनर्जी लेवल के बारे में बताता है कि एनर्जी लेवल जो है वो क्वांटाइज्ड है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ किसी खास स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स नहीं आपकी जो कि आपको आनी चाहिए, बेसिक पॉइंट्स। अब जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी की तरफ आएगा तो एग्जामिनर पूछता है आपसे कि बताओ कि एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो आपके पास बेसिकली एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ आएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये पॉइंट्स ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं एमडीकेट वाले दिन। एमडीकेट वाले दिन वैसे ही आप स्ट्रेस लेते हैं, जो कि लेना नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर अगर इस तरह से एमसीक्यूज पूछा गया तो आपको जरूर इस पर गिरफ्त होनी चाहिए। आगे में, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल तो बेसिक मॉडल था जो कि आप सब ने एफएससी में पढ़ा होगा, इनको मैंने इस फिगर में एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आते हैं इस पर। सबसे पहले थोड़ा इस फिगर से रिलेटेड कुछ चीजें वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। ये आपके पास जो है सबसे पहले जो शेल होता है हम इसे कहते हैं के शेल। ठीक है, देन जो नेक्स्ट शेल होता है हम उसे कहते हैं एल शेल, देन नेक्स्ट जो होता है हम उसे कहते हैं एम शेल। इसी तरह आगे चलते जाते हैं एम एन ओ पी, आगे बहुत से शेल आपके पास होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे इसी स्पेसिफिक ऑर्बिटल के अराउंड, इसी स्पेसिफिक ऑर्बिटल के अराउंड जो है वो मूव करते रहेंगे। ठीक है, मूव करते रहेंगे, कभी भी अब ये अपनी एनर्जी को गेन या लॉस नहीं करेंगे। ये तभी एनर्जी को गेन या लॉस करते हैं जब इनकी ट्रांजिशन होती है, जब ये एक ऑर्बिट से किसी दूसरी ऑर्बिट की तरफ जाएं, देन आपके पास ये एनर्जी को क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन, मैं बात करता हूं इस इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास जो कि थर्ड ऑर्बिट में है, ये क्या करें, ये आपके पास इस सेकंड ऑर्बिट में आए या डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट में आए, तो ये उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के डिफरेंस की क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको कॉन्सेप्ट के तौर पर आनी चाहिए। ठीक है, अब जो मेन फिगर है मैं उसकी तरफ आऊं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है वो आप जरूर नोट करें, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसको एक और नाम भी दिया गया, बोहर के अकॉर्डिंग हम इसे कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं इसे? स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी होगी इन ऑर्बिट्स की हमेशा सेम ही रहेगी। एनर्जी विद इन द सेम ऑर्बिट रिमेन सेम। एडिशनल चीजें और भी बता दूं, जो एनर्जी यहाँ पर इमिट होगी, एनर्जी इमिट व्हेन
इलेक्ट्रॉन जंप्स, इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा फ्रॉम हाई टू लो तो एनर्जी इमिट होगी। इमिट का मतलब हम एक और वर्ड के थ्रू एक्सप्लेन करें तो रिलीज भी होता है। तो एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी या रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करे कहां से, हाई टू लो एनर्जी लेवल। अब एग्जामिनर के बेटे बताओ, अगर आपके पास एनर्जी लेवल E1 की जो एनर्जी है वो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और E2 की एनर्जी जो है वो आपके पास कितनी है, आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताओ कि जो एनर्जी, किस एनर्जी वाला फोटोन इमिट होगा इनमें से, किस एनर्जी वाला फोटोन इसमें इमिट होगा। तो आप क्या करोगे, आप बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। ये फार्मूला नोट कर लें आप नोटबुक के अंदर। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इस फॉर्मूले में ये जो डेल्टा ई है हम इसे कहते हैं डेल्टा ई, और E2 आपके पास ये जो हायर एनर्जी लेवल है वो है हायर एनर्जी लेवल, सॉरी, बेटे, और E1 जो आपके पास है इट इज लोअर एनर्जी लेवल। ये फॉर्मूला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अब फाइंड कैसे करेंगे, कैसे एप्लीकेशन क्या है इसकी, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। एमसीक्यूज मैंने आपको दिया था यहाँ पर कि जो आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन वॉट से ज्यादा है इस एनर्जी लेवल पर E1 के, जिसके पास एनर्जी जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वॉट है, तो बताओ किस फोटोन जो रिलीज होगा उसकी एनर्जी क्या होगी आपके पास। तो E2 जो आपके पास है वो है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर पुट करोगे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस E2 जो आपके पास है दैट इज अबाउट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप पुट करोगे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो ये आपके पास क्या आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। तो इतनी फोटोन, इस एनर्जी वाला फोटोन यहाँ पर इमिट होगा, ठीक है। अब आते हैं अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर के ऊपर। ये फिगर आपको याद दिलाएगी आपके एफएससी वाले दिन। जिन्होंने भी रदरफोर्ड मॉडल नहीं पढ़ा या जिनका कॉन्सेप्ट वीक है तो उनके लिए मैं ना सिर्फ टॉपर बच्चों को देखकर ये लेक्चर रिकॉर्ड आपको देता हूं, बल्कि जो वीक से वीक बच्चा भी है वो भी इस लेक्चर को ज्वाइन करके अपनी मेमोरी को, अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर सकता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक ऐसा मॉडल था जिसको डिसअप्रूव किया गया, ठीक है। इस मॉडल को देखते हुए एक न्यू मॉडल आया जिसको हम कहते हैं नील बोर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये था कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कल के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है, और वो मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं और अपनी एक्सीलरेशन को उनकी इंक्रीज होती रहती है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उनकी एक्सीलरेशन जो है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इंक्रीज होती जाती है। एक ऐसा स्टेज आती है, एक ऐसी लेवल आती है जहां पर दे विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन द इलेक्ट्रॉन फॉलिंग टुवर्ड द न्यूक्लियस एंड काजिंग द एटम टू बिकम अनस्टेबल। एक ऐसी लेवल आती है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब जाते रहते हैं, और एक ऐसी लेवल आती है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ये न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। और आप सबको पता है कि इन द नेचुरल वर्ल्ड इट इज नॉट पॉसिबल, नेचर में ये पॉसिबल ही नहीं है कि लाइक मैंने यहाँ पर देखिए सोलर सिस्टम यहाँ पर मेंशन किया। अब सोलर सिस्टम में क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारी अर्थ है वो मूव करते रहते हैं, अपनी एक्सीलरेशन को गेन करती रहती है और एक ऐसा मोमेंट आएगा कि जो वो सन के अंदर चली जाएगी, ठीक है। बिल्कुल नहीं, ये मॉडल जो था वो बिल्कुल रॉन्ग मॉडल था। इस मॉडल को करेक्ट करने के लिए आपके पास आए नील बोहर, ठीक है, जिन्होंने ये रियलाइज किया जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के अराउंड, सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ प्लेनेट मूव करते हैं स्पेस के अंदर, ठीक है। जिस तरह ये प्लेनेट आपके पास मूव करते हैं किसी स्पेस के अंदर, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी किसी स्पेस के अंदर अपने न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है। इसी वजह से रदरफोर्ड की इस एक स्टेटमेंट की वजह से इस मॉडल को रॉन्ग समझा गया, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है नेचर में कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को गेन करता रहता है और जाकर एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाता है। So this is all about the Rutherford atomic model and the Neil Bohr atomic model. इसमें कुछ नेक्स्ट जितनी भी चीजें थी बेसिक चीजें वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब कुछ और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये वही बच्चा क्लियर कर सकता है जिसने फर्स्ट लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लिया था, ठीक है। व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ द न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की रिलेटिव चार्ज क्या है, यहाँ पर रिलेटिव चार्ज के बारे में पूछ रहा है, तो आप सबको पता है कि न्यूट्रॉन की जीरो है, क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो यहाँ पर होगा आपके पास जीरो। अब आते हैं हु इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के बारे में आपको दिया था नील बोर ने। इन बोर मॉडल व्हाट हैपेंड व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब एनर्जी, हम सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं तब जाकर आपके पास वो एनर्जी क्या करते हैं बेटे, एब्सॉर्ब करते हैं।
अगर मैं इसको उल्टा बोल दूं एग्जामिनर के नहीं भाई बताओ कि हाई एनर्जी से लोअर जाते हैं, फिर बताओ तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब एग्जामिनर के नहीं भाई बताओ कि हम कैसे इस एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से जो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है, जब वो इलेक्ट्रॉन जा रहा था ऊपर की तरफ, तो उस फोटोन की एनर्जी क्या थी। सिंपल आप क्या करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू E1 माइनस E2 फाइंड करेंगे। अगर वो एनर्जी रिलीज करता है, आप क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करता है, सिंपल यही फॉर्मूला यूज करेंगे, E2 माइनस E1। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू तो यहाँ पर कौन सा होगा, इट मूव क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इट इज रॉन्ग, ये ऑप्शन नहीं है। इट इज इजेक्टेड फ्रॉम द एटम, रॉन्ग। इट जंप टू द हायर एनर्जी लेवल, बिल्कुल। जब ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा, देन ही आपके पास एनर्जी क्या होगी बेटे, एब्जॉर्ब होगी। व्हिच सब एटॉमिक पार्टिकल कंट्रीब्यूट टू द लीस्ट मास ऑफ एन एटम। तो आप सबको पता है कि लीस्ट मास ऑफ एटम में आता है इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास एटम का बच्चा है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो मास होता है वो 1836 टाइम कम होता है प्रोटॉन से। अगर एग्जामिनर कहे कि बेटे बताओ न्यूट्रॉन से कितना छोटा होता है, देन 1839 टाइम्स कम होता है न्यूट्रॉन से। ये बातें जरूर नोट करते जाएं। जो नोट नहीं कर रहे मैं उनको बता दूं ये सीक्रेट कि आपका एमडीकेट क्लियर नहीं हो पाएगा अगर आप खुद से सीरियस नहीं है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज एनर्जी क्वांटाइजेशन। एनर्जी क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में है, उनकी एनर्जी जो है वो वही रहेगी जो उस ऑर्बिट की है। समझे? इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर मेंशन करता जाऊं ताकि आप उसको नोट करते जाएं। एनर्जी क्वांटाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर भी मैंने देखें इस फिगर में यहाँ पर डिस्कस किया है, जो आपको राइट साइड पर नजर आ रही है, जो एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और यहाँ पर देखें एनर्जी लेवल्स, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस लोअर एनर्जी लेवल में से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाता है, देन क्या होता है, देन आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ आए, देन एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये मैंने यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट के तौर पर आपको क्लियर कर दिया है, इसको नोट करते रहें। अब मैं आता हूँ एनर्जी क्वांटाइजेशन की तरफ। एनर्जी क्वांटाइजेशन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, जो पॉइंट्स आती हैं, की पॉइंट्स, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एनर्जी क्वांटाइजेशन में सबसे पहले आप फॉर्मुलाज को नोट करें। जो मैंने ऊपर फार्मूला मेंशन किया था, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, इस फार्मूला को खुद के पास नोट जरूर कर लें इसको। अब इसमें मैं बताऊं, जो डेल्टा ई है आपके पास, इट इज चेंज इन एनर्जी, ठीक है। और E2 आपके पास जो है वो है हायर एनर्जी, E1 आपके पास जो है दैट इज लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, इस फार्मूला के थ्रू आप किसी भी फोटोन जो कि रिलीज हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है उसको फाइंड कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो इलेक्ट्रॉन का होता है, इट इज आल्सो क्वांटाइज्ड। यहां पर मैं मेंशन कर दूं, ये सेकंड, यस, एंगुलर मोमेंटम। इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आते हैं, एक एक चीज को कवर करना है हमें। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है, इट इज आल्सो क्वांटाइज्ड। ये आप सबको पता है, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है, एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पर क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। ठीक है, अब यहां पर इसको एक और तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हो, इसका जनरल फॉर्मूला है। यहां पर ये शो कर रहा है मोमेंटम को, जो कि एंगुलर मोमेंटम है। जो मोमेंटम सर्कुलर में बनता है, रोटेशन में बनता है, हम उसे कहते हैं एंगुलर का नाम देते हैं। जिस तरह आप फिजिक्स में पढ़ेंगे रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन, इस चैप्टर में हम डील करेंगे एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि जो एंगल सबटेंडेड करता है आर्क लेंथ के अराउंड, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आर्क लेंथ है। जो एंगल बनती है यहाँ पर हम इसे एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का। सर रॉन्ग कह रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। वही बात यहाँ पर, ये एंगुलर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में बन रहा है। जहां पर रोटेशन होगी वहां पर आप यूज करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का या एंगुलर वर्ड का आप यूज करेंगे। सिमिलरली जो आपके पास सीलिंग फैंस होते हैं, तो उनमें भी आपने देखा होगा हम क्या यूज करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का नाम यूज करते हैं। ठीक है, ये एंगुलर जो वर्ड है बेसिकली इसी से आया है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। यहां पर एन की बात करूं, एन क्या है, एन आपके पास कोई भी इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है हम क्वांटम नंबर में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम ऑर्बिट नंबर भी कहते हैं, ठीक है, हम इसको पीरियड नंबर भी कहते हैं। जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें जो यहाँ पर मेंशन होते हैं नंबर ऑफ शेल्स, वो सब यहाँ पर जो n होता है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये जो वैल्यू आपकी शुरू होगी वो शुरू होगी 1। अच्छा यहाँ पर देखिए एमवीआर को चलें, एमवीआर को आप एल से भी शो कर सकते हैं, ये सिंबल है एंगुलर मोमेंटम को शो करने की, ठीक है। ठीक है बेटे, अब आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरफ। मैंने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपके पास स्टार्ट होता है ये क्या होते हैं, ऑर्बिट नंबर ही होते हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 इसी तरह सोन, ठीक है। अगर एफएससी वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनको बता दूं, ये जो मैं डॉट्स देता हूँ इसका मतलब ये होता है कि ये कंटिन्यू होते रहते हैं, 7 8 9 10 कंटिन्यू, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 6 तक ही है बस, आप 8वें का, इवन 9th का और 10th का भी फाइंड कर सकते हो, इवन 100 का भी फाइंड कर सकते हो। ये बात एफएससी वालों के लिए इसमें, ठीक है। ये था आपके पास एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लें, ये जो आपके पास एच है वो क्या है। एच को हम कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। और अगर आपको याद हो, अगर आप सीरियस हैं एमडीकेट से, तो आपने जरूर वो लेक्चर रिवाइज किया होगा और आपको देन पता होगा कि जो एच की वैल्यू है वो कितनी है। एच की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये चीजें तो आपको आनी चाहिए ना, आपको याद करना होगा। देखिए एच की जो वैल्यू मैंने वहां पर मेंशन की थी दैट इज अबाउट 6.63 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है, जूल सेकेंड, सॉरी, ठीक है। ये थी प्लांक्स कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ चीजें। एक और यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को याद रखें, ये जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। एन मैंने आपको बताया कि इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन से, एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जैसे जैसे आपके पास एन की वैल्यू इंक्रीज करते जाएगी वैसे वैसे एल की वैल्यू भी इंक्रीज करते जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एमसीक्यूज पूछता हूँ आपसे, ठीक है। चले यहाँ पर मैं एमसीक्यूज आपसे पूछता हूँ, देखें तो आता है कि नहीं। हाँ जी, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेल इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हैव हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम। तरह से एमसीक्यूज आपके पास पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। टॉपिक तो नहीं है लेकिन एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं। इनडायरेक्टली टॉपिक मेंशन नहीं है, डायरेक्टली टॉपिक तो मेंशन नहीं है लेकिन आपको ये टॉपिक कवर करने होंगे। फर्स्ट इसमें जो आपके पास मैं ऑप्शन यहाँ पर मेंशन करूँ तो एन के एल एम एन, क्योंकि शेल की बात कर रहा हूँ। अब और डिटेल से मेंशन करूँ तो के में जो एन की वैल्यू होती है 1, एल में होती है एन इज इक्वल टू 2, एम में होती है एन इज इक्वल टू 3 एंड एन में होती है एन इज इक्वल टू 4। अब देखें ऊपर वाली अगर पॉइंट आपको नजर आ रही हो या मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ अगेन, जो आपके पास एल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये आप हिंट के तौर पर यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है। अब देखें जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे एल की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो नीचे जा देखें तो 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो एन इज इक्वल टू 4 है इट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही पूछ रहा है कि किसके पास एंगुलर मोमेंटम की हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो इसमें आपके पास होगा एन, क्योंकि इसके में जो एन की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। अच्छा ओके, चलो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आपके पास फिगर है इसमें अगर मैं एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछूं तो आप क्या आंसर देंगे। अच्छा ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपके पास, ठीक है। ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज एल इज इक्वल टू एन, सॉरी एल इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे। अब जो आप एन की वैल्यू पुट करोगे वो करोगे 1, क्योंकि इट इज द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई, ठीक है। अगर एक अंदर के बेटे बताओ सेकंड ऑर्बिट की क्या बनेगी एल की वैल्यू, तो एंगुलर मोमेंटम जो बनेगा सेकंड ऑर्बिट का दैट इज 2h ओवर 2 पाई। अब आप इसको और सिंपल कर सकते हैं h पाई, क्योंकि ये जो 2 है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर सिमिलरली आपसे पूछे कि बताओ
ये जो थर्ड ऑर्बिट है इसमें एल की वैल्यू क्या है, देन यू विल पुट एन की वैल्यू 3, सो 3h/2 पाई। देखें सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट जो है वो सेम है, जस्ट यहाँ पर एन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो एन की वैल्यू आपको एमसीक्यूज के हिसाब से पुट करनी होगी जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और एडिशनल चीजें मैं नीचे मेंशन कर दूं जो कि एमसीक्यूज में आती रहती हैं। सबसे पहले ये जो मैंने सेकंड पोस्टुलेट को एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पर डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, पॉइंट्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं, तो पॉइंट्स में यहाँ पर मेंशन कर दूं। ये जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए थे यहाँ पर, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आता है एक, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं। ये जो आपके पास नील बोर मॉडल है, बोहर एटॉमिक मॉडल, इसको एक और नाम भी देते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल को हम सेमी क्लासिकल मॉडल का नाम भी देते हैं, ठीक है। इसको सेमी क्लासिकल मॉडल का नाम भी देते हैं, ये बात यहाँ पर मुझे नोट करवानी थी। और दूसरी बात जो हम फर्स्ट पढ़कर आए, ठीक है, ऊपर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, जगह नहीं है, चलो यहाँ पर मेंशन कर दूं। जो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़कर आए अबाउट स्टेशनरी ऑर्बिट, उससे रिलेटेड ये पॉइंट है, आप उसको भी नोट कर दें। पढ़कर आएंगे जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, वो किसी खास ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं विदाउट लॉस एनी एनर्जी और एब्जॉर्ब एनी एनर्जी। वो मूव करते रहते हैं जब तक वो ट्रांजिशन ना करें तब तक वो कोई भी एनर्जी ना रिलीज करेंगे ना ही एब्जॉर्ब करेंगे। ये जो बोर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है ये क्लासिकल फिजिक्स से कॉन्ट्राडिक्शन करता है। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, ये पॉइंट जो रदरफोर्ड की थी ये थी क्लासिकल फिजिक्स की, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है क्लासिकल फिजिक्स। ये जो मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था ये था क्लासिकल फिजिक्स का, ठीक है। तो जो बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट है, बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है इख्तलाफ करना। क्लासिकल फिजिक्स, रदरफोर्ड ने क्या किया था, क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके बोला कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं कि भाई वो न्यूक्लियस अराउंड मूव करते रहते हैं और एनर्जी को गेन करते रहते हैं, एनर्जी को गेन करते रहते हैं, और एट द मोमेंट ऐसा मूवमेंट आता है, ऐसी लेवल आती है कि वो न्यूक्लियस से कोलैप्स हो जाते हैं। बल्कि बोहर ने यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन किया था, ठीक है, और कहा था ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी खास ऑर्बिट के अंदर मूव करते रहते हैं, ना अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं ना ही गेन करते हैं। वो तभी एनर्जी को गेन करते हैं या लॉस करते हैं जब उनको ट्रांजिशन करनी होती है। ट्रांजिशन मतलब चेंजिंग करना, लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी की तरफ या हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी की तरफ मूव करना, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब आते हैं, अच्छा ये पॉइंट्स मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं वो भी मैं मेंशन कर दूं। यहाँ पर जो एमसीक्यूज आता है, अब आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, आप उसके अकॉर्डिंग इस एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि पेपर में जो टाइम होता है आपके पास वो कम होता है, उसके अकॉर्डिंग टाइम को भी देखते हुए अपने स्ट्रेस को भी मेंटेन करते हुए आपको अपने एमसीक्यूज को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा और जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। सबसे पहले एक एडिशनल चीजें मेंशन है किसी और प्रोविंस के अंदर इसी टॉपिक में से, आपके पास एल इज इक्वल टू NH/2 पाई, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास ये है H/2 पाई, अगर मैं क्या करूँ फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फाइंड करूँ, या मैं सिंपली यहाँ पर बता दूँ ये जो आपके पास H/2 पाई है ये एक और कांस्टेंट के इक्वल है जिसको हम इसके थ्रू शो करते हैं, ठीक है। हम इसको H कथ भी बोलते हैं, H कथ, या आप इसको H कट भी बोल सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम इसे याद करते हैं, आप H कट के नाम से याद करें, दैट इज मोर इजी फॉर यू ऑल। अब इनकी वैल्यू को जरूर याद करें, जो आपके पास H कट या H कथ है दैट इज अबाउट 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपको याद नहीं हुई तो आपके एमसीक्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ये वैल्यूज जो हैं इनको जरूर याद करें, और मैं इन सब को बॉक्स के अंदर क्लोज कर दूं, सॉरी। ठीक है, अब जो आपके पास एमसीक्यू सॉल्व होंगे वो इसी बॉक्स में से सॉल्व
कर सकते हैं। ये आपके पास बेसिकली मैंने एक ट्रिक मेंशन कर दी है। अगर आपको एच कट की वैल्यू याद हो गई, दैट मीन आप किसी भी क्वांटम नंबर के, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, या आपके पास 100 ही क्यों ना हो, आप इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ और एमसीक्यूज को डील करूंगा जो कि आपके पास यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। आपके पास पूछा जा सकता है कि बेटे बताओ फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्या करोगे आप? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला याद होना चाहिए, एन एच ओवर 2 पाई। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एमडीकेट में सिर्फ रट्टा नहीं चलता, कॉन्सेप्ट भी चलता है। अब यहाँ पर देखें, आपको एग्जामिनर जो एन की वैल्यू दे रहा है दैट इज 1। ठीक है, आपको जो वैल्यू मेंशन की गई है वो की गई है फर्स्ट शेल की। तो फर्स्ट शेल की यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज 1। आप 1 को पुट करोगे कहाँ पर? एन की जगह पर। जब आप 1 को पुट करोगे तो आप जब सिंप्लीफाई करोगे इसको तो आपके पास आएगा एल इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। अब ये ऑप्शन तो आपके पास है ही नहीं एमसीक्यूज के अंदर, फिर क्या करोगे? इसी वजह से मैंने ये पॉइंट, इस पॉइंट को मेंशन किया है। ठीक है, एमटीकेट को अगर आपको क्रिएट करना है तो सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। अगर एच ओवर 2 पाई का ऑप्शन नहीं होता फिर क्या करोगे? फिर ये ऑप्शन मौजूद होगा। ठीक है, एच कट का। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे भी मेंशन हो सकता है कि जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है वो एच कट के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जरूर मेंशन होगी। ठीक है, अगर एच कट भी आपके पास मेंशन नहीं है तो जरूर इसकी जो वैल्यू मैंने यहाँ पर मेंशन की है ये जरूर यहाँ पर मेंशन होगी। जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकंड। ये था आपके पास फर्स्ट शेल से रिलेटेड। अब मैं आता हूँ सेकंड शेल का। अगर आपको एग्जामिनर कह के बेटे बताओ सेकंड शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देन आप क्या करोगे? यही सेम फार्मूला, ए इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। एन की वैल्यू क्या पुट करोगे? 2। कहां पर पुट करोगे? इस इंटीग्रल की जगह पर, इस क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जगह पर। जब आप पुट करोगे तो आपके पास 2h ओवर 2 पाई आएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा एल इज इक्वल टू एच ओवर पाई। अब अगर ये आपके पास मौजूद नहीं है फिर आप क्या करोगे? हाँ? अगर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है फिर क्या करोगे? इसी तरह अगर ये आपके पास वैल्यूज भी ऑप्शन में मेंशन नहीं है फिर भी एग्जामिनर कहता है कि भाई बताओ एल की वैल्यू क्या आएगी, मुझे तो एल की वैल्यू बताओ वरना एमसीक्यूज आपका रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर देखें, कॉन्सेप्ट देखें। अगर, क्योंकि इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो तकरीबन आपको 2 मिनट्स तो इसमें लग जाएंगे। तो इसको कैसे 20 सेकंड या उससे भी कम सेकंड के अंदर क्लियर करना है वो मैं यहाँ पर बता दूंगा। आपको क्या करना है? एन एच ओवर 2 पाई, ये बेसिक जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये कंडीशन है नंबर 1, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। नंबर 2, आपको एच ओवर 2 पाई किसके इक्वल है? ये आना चाहिए, ये एच कट के इक्वल है। ठीक है, ये बात हुई दूसरी। तीसरी बात मैं यहाँ पर बताऊंगा तो ये कि जो आपके पास एच कट है वो उसकी वैल्यू क्या है? वो ए 1.05 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकंड। ये बात भी क्लियर हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब ये तीनों चीजों अगर आपको आती हैं देन यू विल कैन इजीली फाइंड इट। पाई की वैल्यू नहीं याद, छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं पाई की वैल्यू है 3.14। ठीक है, 3.14 इसकी वैल्यू है, लेकिन नहीं याद कोई बात नहीं। इसका अगर ये सारी चीजें आपको याद है देन सिंपल आपको क्या करना है? इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई किसके इक्वल है बेटे? एच ओवर 2 पाई इक्वल है एच कट के। तो आप सिंपल यहाँ पर एच कट लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है इट इज अ फॉर्मूला जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी शेल का फाइंड कर सकते हैं। एल इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई के थ्रू फाइंड करेंगे तो आपको 2 मिनट से 5 मिनट कहीं इजीली लग जाएंगे, लेकिन क्योंकि टाइम कम होता है इस वजह से आपको अगर 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है तो इस फॉर्मूले को नोट कर लें खुद के पास। ठीक है, एच की वैल्यू मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, एन की वैल्यू आपको एग्जामिनर देगा। अगर एन की वैल्यू 1 है तो क्या करोगे? लेकिन देखिए यहाँ पर मैं फाइंड कर दूं, एल इज इक्वल टू एन एच कट, एन की वैल्यू 1, एच की वैल्यू है 1.05 इंटू 10 पावर -34। तो ये आपके पास आंसर आया 1.05 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है, ये आ गई एल की वैल्यू। अब ये तो हमें सिर्फ फाइंड नहीं करना, ठीक है, इस तरह से तो टाइम लग जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे? नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे एन एच का। तो एन की वैल्यू यहाँ पर देखें तो क्या है? 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1.05 इंटू 10 पावर -34। तो क्या आएगा आपके पास? जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा लमसम 2.1 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है, इसी तरह आप थर्ड शेल का फाइंड कर सकते हैं। थर्ड शेल का कैसे फाइंड करोगे? आप ये फॉर्मूला यूज करोगे एन एच ओवर 2 पाई। ठीक है, जिनको एफएससी से पढ़ाया गया, एन इज इक्वल टू 2, सॉरी एन इज इक्वल टू 3 पुट करोगे। जब पुट करोगे तो आएगा 3h ओवर 2 पाई। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें पेपर में? तो ठीक है, क्या करना है? ये चीज यूज करनी है, एल इज इक्वल टू एन एच कट। एन की वैल्यू कितनी है? 3, 1.05 इंटू 10 पावर -34, ये आपके पास एच कट की वैल्यू है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर आएगा आपके पास लमसम आई थिंक 3.15 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकंड तक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना। ये था आज का इसमें आपके पास जादुई फार्मूला। इस जादुई फार्मूला को जरूर नोट कर लें
और अगर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 7 शेल की भी पूछे चाहे 10th की पूछे, आप इजीली इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। यहां तक ये था आपके पास क्वांटाइजेशन या मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड जो चीजें थी वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। और ये आपके पास ने यहाँ पर ट्रिक्स भी मेंशन कर दी। सब चीज़ें मैं एक एक चीज़ें नोट करवा रहा हूँ, इसको इग्नोर ना करें, ज़रूर नोट करें। जो भी सीरियस बच्चे हैं जिनको वाकई में एमटीकेट को क्रैक करना है तो ज़रूर इन चीज़ों को सीरियस होकर कवर करें। देखें, टॉपिक आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो आपसे पूछा जाएगा, ये बात नोट कर लें। और पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आए भी हुए हैं। ये कुछ चीज़ें थी एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट बात पर। अच्छा, मैंने ऊपर एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अगर डेल्टा ई अगर आपको याद हो तो हम जो फर्स्ट लेक्चर हमारे पास हुआ था उसमें हमने प्लांक्स कांस्टेंट जो थे उनको जो प्लांक्स की इक्वेशन थी हमने उसको नोट किया था, दैट इज E इज इक्वल टू एच एफ। या हम फ्रीक्वेंसी को जो सिन की टेक्स्ट बुक है उसमें इससे भी शो किया गया है, न्यू से, इसे कहते हैं न्यू। आप सिंपली नोट कर लें ये फार्मूला E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, अब ये यही फार्मूला देखें तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है E, तो यहाँ पर भी आपके पास है एनर्जी, तो यहाँ पर आप एच एफ को भी पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप एच एफ को भी पुट कर सकते हो डेल्टा ई की जगह पर। अब आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि हैं आपके पास कुछ एडिशनल चीजें हैं सिन की टेक्स्ट बुक के अंदर, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, और इवन केपीके के अंदर भी मौजूद हैं। ठीक है, सिन के अंदर एंड केपीके के अंदर एंड फेडरल के अंदर मौजूद हैं मोस्टली, तो उन चीज़ों को ज़रूर नोट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, चलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं। ठीक है, ये जो आपके पास है ये है न्यूक्लियस, और यहाँ पर आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी चीज़ आप 5 सेकंड के अंदर याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन पर जो कि आपके पास चार्ज होती है वो होती है माइनस 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 एंड माइनस। अब जो न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस पर जो चार्ज आती है दैट इज अबाउट, ठीक है ये नोट कर लिया आपने। अब न्यूट्रॉन पर जो चार्ज आती है वो आती है प्लस की। ठीक है, अब क्योंकि हम पढ़कर आएंगे जो माइनस और प्लस होते हैं चार्जेस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये खुद को अट्रैक्ट करते हैं, और जो आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होती हैं ये खुद को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। क्योंकि यहाँ पर माइनस और पॉजिटिव है तो क्या करेगा, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। क्योंकि ये जो फोर्स है ये दो चार्जेस के दरमियान में है, ये फोर्स देखें तो दो चार्जेस के दरमियान में है, इस वजह से इस फोर्स को नाम देता हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे फाइंड करें, ये फार्मूला मेंशन है, इस वजह से मैं जरूर इस पॉइंट को नोट करवाऊंगा आपको। ये जो फार्मूला मेंशन है क्रोवेंस की बुक में वो है ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। मुझे तो नहीं लगता यहाँ से कोई एमसीक्यूज बने, लेकिन ये जरूर एमसीक्यूज बन सकता है कि भाई बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फार्मूला है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो इस वजह से इस फॉर्मूले को नोट जरूर कर दें। फार्मूलाज भी आपसे पूछे जाते हैं एज इट इज इन द एग्जाम्स। ये तो था आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उसका फार्मूला क्या है। अब आता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखें यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है, तो वो फोर्स क्यों इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ नहीं जानी नहीं देती। यहाँ पर रीजन ये है कि ना सिर्फ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई होती है, बट यहाँ पर एक और फोर्स भी होती है, यहाँ पर एक और फोर्स भी होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पर एक और फोर्स भी होती है जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करके रखती है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं इसको हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देते हैं। इसी फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अनसक्सेसफुल होती है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ
जाने से, ठीक है। जब आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तब जाकर इलेक्ट्रॉन उसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहीं भी ना होती तो फिर ये इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग जो मॉडल था वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता। ये बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं, जो फार्मूला है दैट इज mv²/r, ठीक है। अब आप सबको पता है कि जो v है यहाँ पर वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, m जो है वो मास है इलेक्ट्रॉन का, और जो r है वो रेडियस है। ये बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। अब बात आती है एनर्जी की तरफ। जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो आप सबको पता है कि जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है और काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। मैं एक एक चीज को यहाँ पर डील करूंगा, ठीक है, किसी भी चीज को हमें नहीं छोड़ना। जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मेंशन की गई है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस के अंदर, उससे रिलेटेड पास पेपर आ भी चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास है -ZE²/4πε0r, ठीक है। और पास पेपर में ये फार्मूला आ भी चुका है mv/r, ये पास पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू ZE²/8πε0r टाइम, ठीक है। और यहाँ पर अगर टोटल एनर्जी की बात करूं, जो कि है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम के इक्वल है, तो टोटल एनर्जी आपके पास जो आएगी दैट इज इक्वल टू -ZE²/8πε0r। इससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, तो जरूर इन ये जो मैंने मेंशन किए हैं वेल फार्मूलाज, इनको जरूर नोट कर दें। टोटल एनर्जी से रिलेटेड आते हैं कि भाई बताओ टोटल एनर्जी किसके इक्वल है। उसके अलावा के पास पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड आते हैं, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड आते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने एक एक्स्ट्रा चीज बताई है बट ये कहीं भी मेंशन नहीं है। सन के अंदर एक पॉइंट पे मेंशन है, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए। यहाँ पर सिंध की जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक एडिशनल चीजें मेंशन है। इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं Z²e⁴m/8ε0²h²n², ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपके पास मेंशन किया गया है टोटल एनर्जी का सिंध की टेक्स्ट बुक के अंदर। यही कुछ चीजें थी एनर्जी से रिलेटेड। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, मैं उनकी तरफ आऊंगा, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। एनर्जी से रिलेटेड जो चीजें आपको याद करनी है वो मैं यहाँ पर बता दूं, कॉन्सेप्ट के तौर पर मैं यहाँ पर नीचे बता दूं। जो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, जैसे जैसे आपके पास एन की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास इंक्रीज होगी, ठीक है बेटे। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी में ठीक है, अच्छा वो देखें, फिजिक्स का जो है वो अलग फार्मूला है, ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैंने फार्मूला मेंशन किए। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम डेरिवेशन करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एमडीकेट है तो मैं यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं वही पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि आपके पास एमडीकेट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। डेरिवेशन के लिए सेकंड ईयर आप देखें, सही है बेटे, ओके। मैं आता हूँ वापस अपनी पॉइंट की तरफ। ये मैंने बताया कि जो आपके पास जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास इंक्रीज होगी। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट मुझे बतानी थी कॉन्सेप्ट के तौर पर, वो ये कि जो आपके पास कि किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी टोटल एनर्जी के 2 गुना होती है। अगेन रिवाइज करूं कि जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की, उसकी टोटल एनर्जी के 2 गुना होती है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, अब आते हैं तीसरी बात की तरफ, ठीक है। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी टोटल एनर्जी के पॉजिटिव के बराबर होती है। दैट मीन जो काइनेटिक एनर्जी है टोटल एनर्जी के पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होगी। ये बातें नोट करते जाएं, ये एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है। अगेन रिवाइज करूं, जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी भी शेल की टोटल एनर्जी, ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है ये मैंने मेंशन की टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के 2 गुना होगी, मींस डबल होगी। और काइनेटिक एनर्जी किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू होगी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस नेगेटिव में होती है, ठीक है, ठीक है। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चले मैं मेंशन कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। देखें, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि बेटे बताओ कि एन की वैल्यू अगर 1 है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और अगर एन की वैल्यू 2 है देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, या एन की वैल्यू 5 है देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, या आपसे रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछे, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी इस सेल में क्या होगी,
या उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। तो देखिए ये सारे एमसीक्यूज इसी टॉपिक से बन रहे हैं, तो आपको इन टॉपिक को अच्छे से कवर करना होगा। और मे भी यहाँ आपकी हेल्प के लिए कुछ पॉइंट जहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो अच्छे तरीके से आप प्रेप कर सकें। यहाँ पर कुछ शॉर्ट रिलेशन है, आप इसको फॉर्मूलाज कह दें, जिसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी शेल में पोटेंशियल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। अब जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है इज इक्वल टू -2 ई नॉट एन स्क्वायर, ठीक है। अगर क्योंकि किसी बुक के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो किसी बुक के अंदर जूल के अंदर है। मैं ये बात जो कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन वॉट के अंदर कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वॉट से रिलेटेड कि बेटे बताओ कि इलेक्ट्रॉन वॉट में एनर्जी क्या होगी, देन आपको ये आनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो ये है, इसमें एप्सिलॉन नॉट ये नहीं है, एप्सिलॉन नॉट ये बिल्कुल नहीं है, आप इसको एप्सिलॉन नॉट नहीं समझिए। ये आपके पास है टोटल एनर्जी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, टोटल एनर्जी है। मैं इसको सिंपली मेंशन कर दूं टोटल एनर्जी, और ये जो टोटल एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रॉन वॉट में वो कितनी होती है, दैट इज अबाउट 13.6 इलेक्ट्रॉन वॉट, ठीक है। ये आपके पास है टोटल एनर्जी। अगर मैं बात करूं कि सर बताएं काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है, बेटा सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो मैंने बताया कि ई टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है, सिंपल बात। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि आई एम सो सॉरी, यहाँ पर शायद मैंने आपको रॉन्ग बोल दिया। यहाँ पर जो आपके पास मैंने मेंशन किया था वो था ई नॉट, ठीक है। यहाँ पर था ई नॉट, जो आपके पास ई नॉट है वो क्या है, ई नॉट जो है वो E1 की वैल्यू है। जो आपके पास फर्स्ट शेल होता है एन, जब एन की वैल्यू 1 होती है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वॉट, ठीक है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वॉट होती है जब एन की वैल्यू 1 होती है। तो ये बेसिकली E1 की वैल्यू है, या मैं इसको E1 भी बोल दूं आपके लिए, मैं इसको E1 बोल देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। E1, ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया, ये E1 की वैल्यू है। और अगर आपसे पूछे कि बेटे बताओ टोटल एनर्जी की वैल्यू, टोटल एनर्जी अगर फाइंड करनी है किसी भी शेल की तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए टीई लिख देता हूं टोटल एनर्जी, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए -E0/n², मैं इसको E1 कर दूं क्योंकि ये आपके पास जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसकी है एनर्जी, और E1 जो फर्स्ट शेल में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अब इसको अप्लाई करते हैं एमसीक्यूज के लिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीजें हैं वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं। ये जितनी भी चीजें हैं आपको आनी चाहिए, इससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर बात करूंगा टोटल एनर्जी की, ठीक है। गिव मी अ सेकंड, यहाँ पर आपका ये टॉपिक एंड हुआ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपके पास है रेडियस के बारे में, ठीक है। हम बात करेंगे क्वांटाइज्ड रेडियस के बारे में। क्वांटाइज्ड एनर्जी के मोमेंटम के बारे में हमने बात की, एनर्जी के बारे में बात की, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है क्वांटाइज्ड रेडियस के बारे में। बातें जो है वो सिंपल हैं, जो डिफिकल्ट बातें थी वो हम करके आए। क्वांटाइज्ड रेडियस जो आपके पास है वो ने डेरिवेशन की थी, जिसके थ्रू उसने रेडियस फाइंड करने के लिए एक फार्मूलाज ड्राइव किए थे, ठीक है। उस फार्मूलाज को हम डील करेंगे। जो रेडियस होता है किसी भी nth शेल का, तो फाइंड करने के लिए इन्होंने एक फार्मूला मेंशन किया था, दैट इज Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर am e स्क्वायर, ठीक है। जो सिंह की टेक्स्ट बुक में है उसमें इस तरह भी मेंशन किया गया है, दैट इज एप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर z e स्क्वायर पाई m। चलें इसको मैं रिमूव कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप बस इस सिंपल फार्मूले को याद रखें, ठीक है। सिंपल फार्मूलाज को याद रखें क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि टोटल एनर्जी का जो फार्मूला है जनरल वो बताएं क्या है। अगर आपको फाइंड करने के लिए बोले तो फाइंड करने के लिए एक और फार्मूला है जो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक्स के फॉर्म में बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी शेल के जो रेडियस है वो फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपके पास आता है, जो सिंह की टेक्स्ट बुक है वो मेंशन करती है दैट आर इन इज इक्वल टू ए नॉट आर स्क्वायर ओवर जी। ये आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। आर आपके पास रेडियस है,
और जो जी आपके पास है इट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है, या प्रोटॉन नंबर, ये आपके पास सिन मेंशन करती है। लेकिन आपके लिए जो मैं जनरल फार्मूला मेंशन करने जा रहा हूँ आप उसको नोट कर लें, और जो सिन वाले हैं वो जरूर इस फार्मूला को नोट करें, क्योंकि इस तरह से फार्मूले जो सिन की टेक्स्ट बुक है उससे आते रहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि आर एन जो आप है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द nth शेल, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा सिंध वालों के लिए। बाकी जो मैं जनरली बात करूं तो आप सबको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, दैट इज एन स्क्वायर आर। ठीक है, और ये जो आर वन है वो है फर्स्ट शेल का। ये फार्मूला जो है आपको सबको याद करने। अब इसमें एन की बात करूं तो एन आपके पास आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आर वन में बता दूं तो आर वन आपके पास इक्वल होता है दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के बारे में मैंने बताया था बायोलॉजी में कि आपके पास होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर। अगर सेंटीमीटर में एग्जामिनर पूछे तो 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये बात हुई आपके पास आर वन की। आर वन में आगे चलकर आपके पास ये भी पूछ सकता है कि भाई बताओ सेंटीमीटर में कितना है, तो 0.529 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये बात हुई आपके पास सेंटीमीटर में। ठीक है, अब चले, हाँ आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, इसमें कोई बात गलत नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वो ये कि नैनोमीटर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि बताओ कि नैनोमीटर में वैल्यू क्या होगी। देन उसमें वैल्यू जो है वो है आपके पास 0.053 0.053 नैनोमीटर, ये आपके पास है नैनोमीटर में वैल्यूज। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेंशन कर दी है। और एक और बात मुझे यहाँ पर बतानी थी, जो आपके पास आर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी एन की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा आपका रेडियस होगा, ये बात जरूर नोट कर लें। और एक और रिलेशन भी इससे रिलेटेड आता है कि जो आपके पास आर है उसका वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, तो यह बात नोट कर लें। जो वेलोसिटी के साथ वी वेलोसिटी में जो इसका रिलेशन होता है वो होता है वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वी स्क्वायर आ रहा है, देखें तो आपके पास वी स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन अगर वी की वैल्यू यहाँ पर आप ज्यादा करेंगे डिनोमिनेटर में तो ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि 1/2 है, ठीक है, अब 2 जो है वो 1 से क्या है ज्यादा है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो और भी वैल्यू जो है वो क्या होगी 1/4। 1/2 आपके पास कितना होगा, 1/2 आपके पास होगा 0.5। ठीक है, इसी तरह 1/4 को अगर आप करें तो 4 0.028 तो और भी आपकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो होगी ओवरऑल वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो आपके पास जो आर है वो बढ़ जाएगा। ये बात थी आपकी वेलोसिटी की। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट जो पैरामीटर आपसे पूछा जा सकता है वो है एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, तो एक एक चीज आपको इससे रिलेटेड आनी चाहिए। अब आपसे पूछा जाता है कि बेटे बताओ एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। एनर्जी के साथ याद करें जो ये जो आपके पास एनर्जी के साथ इसका रिलेशन होता है इट इज बेसिकली द डायरेक्ट रिलेशन। एनर्जी इंक्रीज करेगी तो आपके पास रेडियस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें से एक इम्पोर्टेंट पास पेपर भी आ चुका है पॉइंट जो मैं बताऊंगा। एनर्जी भी हो गया तो मैं इसको यहाँ पर दोनों को मेंशन कर दूँ। यहाँ पर जो पॉइंट आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि बेटे बताओ द डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिटल्स। ये जो डिफरेंस मैं बात कर रहा हूँ ये दो चीज़ों का, एक आपके पास रेडियस और एक मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा एनर्जी का। इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इन दोनों को आप अच्छे तरीके से कवर करें। देखें, रेडियस का जो डिफरेंस होगा दैट इज R2 माइनस R1, इट इज लेस देन R2 माइनस R3, देन इट इज लेस देन R3 माइनस R4। जैसे आपके पास n की वैल्यू देखें बढ़ती जा रही है वैसे डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सबका सही है कि जैसे आपके पास n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो डिफरेंस होगा वो भी आपके पास क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा आगे की तरफ। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी में आपके पास जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी के पास जो एनर्जी होगी ऑर्बिट की वो क्या होगी, सॉरी एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की उसका जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। ठीक है, E2 माइनस E1 ग्रेटर होगा E2 माइनस E3 से, देन E देन यहाँ पर E3 माइनस E4 ग्रेटर होगा E5 माइनस E4 से। ठीक है,
सो मैं ये बात कर रहा हूँ कि रेडियस के अंदर जैसे आपकी एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे आपके पास डिफरेंस जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट एनर्जी के अंदर जैसे आपके पास एन की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये बातें थी आपकी डिफरेंस से रिलेटेड। में एक रिलेशन आता है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं के पास, जो हम पढ़कर आए प्लांक्स कांस्टेंट के ए इज इक्वल टू एच। ठीक है, जो आपके पास एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, और ये जो एनर्जी है वो डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, वेव नंबर के साथ, और इसका इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ से। ये आपके पास जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है, इट इज अ वेवलेंथ। ठीक है, ये बातें यहाँ पर आपकी जितनी भी थी वो सब की सब मैंने यहाँ पर कवर कर दी हैं। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, और ये चीज़ें आपकी सिंध एंड केपीके के अंदर भी मेंशन है। ठीक है, सिंध और केपीके के अंदर भी मेंशन है। ओके, तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूं। ठीक है, नीचे मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, इसको नोट कर दें। ये जो आपके पास एनर्जी है उससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पर आई हैं ये डेरिवेशंस। सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपके पास एनर्जी है दैट इज इक्वल टू माइनस के 1/n²। ठीक है, ये आपके पास है एनर्जी का रिलेशन, और ये रिलेशन एक दूसरे प्रोविंस में भी है। यहाँ पर जो आपके पास ये जो के है इसकी वैल्यू क्या है, के की जो वैल्यू यहाँ पर मेंशन की गई है दैट इज 1313 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू जरूर नोट करें, जो सिंध एंड केपी के बाकी दूसरे प्रोविंस के हैं वो जरूर इस वैल्यू को नोट करें। ठीक है, ये टॉपिक आपके पास पीएमडीसी सिलेबस में मौजूद है, लेकिन डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया, इनडायरेक्टली वहां पर मौजूद है। बहुत से टीचर इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, लेकिन आप जरूर ना करें इस टॉपिक को इग्नोर, इसको एक एक चीज आपको डील करनी है। ठीक है, अगर केमिस्ट्री में आपको पूरे मार्क्स चाहिए हों तो। आगे चलते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी आती हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ किलो जूल। किलो जूल के अंदर, और जो मैंने ऊपर वाला फार्मूला मेंशन किया था ये वाला E इज इक्वल टू, ये आपके पास टोटल एनर्जी की बात चलिए तो E इज इक्वल टू -E1/n²। ये जो मैंने वहां पर जो ऊपर फार्मूला मेंशन किया था इसको इसके साथ कंफ्यूज ना करें। ठीक है, ये जो मैंने फार्मूला मेंशन किया था ये किया था मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और ये जो फार्मूला है वो किलो जूल पर मोल के अंदर है। ये आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर और ये आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। इस वजह से मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूँ, इन दोनों को कंफ्यूज ना करें। बहुत से बच्चे क्या होते हैं केमिस्ट्री में इस फार्मूले को यूज कर देते हैं, जबकि ये देखते नहीं कि ऑप्शन किलो जूल के अंदर है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अगर ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है देन आप ये चूज करें, अगर ऑप्शन आपके पास किलो जूल के अंदर है देन आप ये फार्मूला चूज करें। ठीक है, मैं आपको हिंट दे दूं, ये फार्मूला तब यूज करें जब आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो ऑप्शन के अंदर, और ये फार्मूला तब यूज करें जब आपके पास किलो जूल हो। ठीक है, यहाँ पर सिंपल है कि अगर आपको फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड करनी है, अगर एन की वैल्यू 1 मेंशन है तो आप E1 इज इक्वल टू माइनस के 1/1 का होल स्क्वायर। अब ये आएगा टोटल 1, और के की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मेंशन है दैट इज 1313। ये जो ऑप्शन आएगा वो आएगा -1313 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आते हैं इस फार्मूला से रिलेटेड। इसमें वेव नंबर से रिलेटेड भी एमसीक्यूज आए हैं पास पेपर में, और ये वेव नंबर वाला टॉपिक बलोचिस्तान के अंदर भी डिटेल से है, तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब जो आपके पास वेव नंबर है ये आपके पास आता है स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मेंशन है तो वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि आपके पास जो वेव नंबर होता है इज इक्वल टू वेट। सबसे पहले वेव नंबर क्या होता है, इट इज इक्वल टू द f/c। अभी जो f आपके पास है इट इज फ्रीक्वेंसी, एंड ये जो आपके पास c है हम इसे कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेव नंबर को हम शो करते हैं इस तरह से, e लिखते हैं और ऊपर ये बार दे देते हैं। अब वेव नंबर आपके पास है, ठीक है, ओके। सो वेव नंबर आपके पास जो यहाँ पर मेंशन की गई है, वेव नंबर दैट इज इक्वल टू f/c इज इक्वल टू z
स्क्वायर एम ई पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एच क्यूब सी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 ओवर एन स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर कंप्लीटली मेंशन किया गया है कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पर एम ई स्क्वायर है और नीचे आपके पास 8 एच क्यूब सी एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये सारा चेक करें तो ये सब कुछ जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम एक नाम देते हैं, दैट इज आर एच। आर एच को हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, रेडबर्ग की वैल्यू भी मेंशन की जाती है कि जो आपके पास रेडबर्ग होता है इट इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10 पावर 7 पर मीटर। ठीक है, इस वैल्यू को जरूर नोट करें, पास पेपर में आ चुकी है। ठीक है, उसके अलावा अब हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं फॉर्मूले को। मैं अगर यहाँ पर आपको ट्रिक्स के तौर पर एक फार्मूला दे दूं ताकि आप इजीली किसी भी वेव नंबर को फाइंड कर सकें, तो ये फार्मूला जरूर नोट करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं, ये जो आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट है हम इसको एक और तरह से मेंशन कर सकते हैं, आर एच इज इक्वल टू पी ओवर एच सी। ठीक है, आर एच इज इक्वल टू पी ओवर एच सी। ये कांस्टेंट है, एच आपके पास प्लांक कांस्टेंट है, सी भी आपके पास कांस्टेंट है जो कि हम इसे स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो ये भी हम रेडबर्ग कांस्टेंट को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं और इस तरीके से मेंशन किया गया है पीटीबी के अंदर। अच्छा, मुझे ट्रिक बतानी थी यहाँ पर आपको कि वेव नंबर आप कैसे फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीटली रेडबर्ग के इक्वल है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे रेडबर्ग के साथ। ये आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट आ गया तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1 ओवर एन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो आपके पास फॉर्मूला है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। हर किसी पूछना हो कि एमसीक्यूज नहीं आते, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, इसमें n1 जो आपके पास है ये क्या है? n1 जो आपके पास है इट इज लोअर एनर्जी लेवल, और जो n2 आपके पास है इसे हम कहते हैं हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, बस यहाँ पर जो चीजें थी वो मैंने सारी की सारी मेंशन कर दी हैं, आप इसको नोट करें और इसको याद करते रहें। ठीक है, बस इससे रिलेटेड यही कुछ चीजें थी जो मुझे बतानी थी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है जो मुझे मेंशन करनी है एट द एंड, क्योंकि ये बोर का मॉडल था तो कुछ चीजें मैं यहाँ पर ऐड कर दूं। ओके, आप सबको ये बात नोट करनी चाहिए, ये जो आपके पास बोर मॉडल है ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन। इज इट रॉन्ग और करेक्ट? देखें, ये बात कहना गलत है कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं, बोर मॉडल हर उसके लिए है जिसके पास जी की वैल्यू क्या है 1 है। जिस किसी के पास जी की वैल्यू 1 है उसके पास बोर मॉडल चलेगा। क्या है आपके पास? देखें, आपके पास मैं यहाँ पर मेंशन करूँ जो कह रहे हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है चाहे जी की वैल्यू 1 हो या ना हो, लेकिन जब जी की वैल्यू 1 होगी तो उसी केस में यहाँ पर बोर मॉडल एप्लीकेबल होगा। लाइक आपके पास हीलियम है, तो हीलियम में अगर आप देखेंगे तो हीलियम आयन में जो जी की वैल्यू है वो 1 है, दैट मीन यहाँ पर बोर मॉडल एप्लीकेबल है। इसी तरह आप देखें लिथियम के अंदर, बेटे लिथियम में भी आपके पास जी की वैल्यू क्या है 1 है। उसके अलावा देखें आप बेरिलियम के अंदर, बेरिलियम +3 इसके अंदर भी जी की वैल्यू क्या है 1 है, दैट मीन जी की वैल्यू 1 होनी लाजमी है। जी की वैल्यू 1 होगी देन आपके पास बोर मॉडल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ना सिर्फ हाइड्रोजन में बल्कि जिसके पास भी जी की वैल्यू 1 होगी सिर्फ और सिर्फ 1, देन बोर मॉडल कैन बी एप्लीकेबल। नाउ एवरीथिंग विल बी मेंशन इन दैट लेक्चर, एंड जो भी चीजें थी वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, बाकी इसमें कोई भी चीज नहीं है जो मैंने छोड़ दी हो। बिफोर फिनिश दिस लेक्चर कुछ चीजें आपको नोट कर देनी चाहिए, वो है डिफेक्ट्स। ठीक है, इसको जल्द से जल्द यहाँ पर कवर कर देते हैं। डिफेक्ट्स और मॉडल के, इस डिफेक्ट में फर्स्ट डिफेक्ट जो इसमें आता है दैट इज अबाउट द लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। ये तो आपने आज पढ़ा होगा लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। बेटे इसका अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं तो ये सिर्फ उन्हीं पर अब एप्लीकेबल होता है जिसके पास क्या हो, अभी हम पढ़कर आए हैं, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ उन पर ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जिसके पास जी की वैल्यू क्या हो 1 हो। सेकंड, इसमें जो डिफेक्ट आपके पास आता है उसकी मैं बात करूं दैट इज अबाउट वायोलेशन ऑफ 3D मोशन। अगेन वायोलेशन ऑफ 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, बोर ने क्या प्रपोज किया था कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट
में न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। बट उसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते सिंगल प्लेन में। अगेन मैं बता दूं, यहाँ पर ऑर्बिट छोटा सा बना दूं, यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, बट लेटर इट वाज प्रूवन दैट इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव इन सिंगल प्लेन बट इन 3 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। बाद में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन सिंगल प्लेन में मूव नहीं करते बल्कि 3 डायमेंशन में मूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कांट मूव इन सिंगल प्लेन बट इन 3D प्लेन। लाजमी नहीं है बेटे आप प्लेन की जगह पर स्पेस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो थर्ड आपके पास आती है डिफेक्ट्स में, दैट इज अबाउट वायोलेशन ऑफ अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। वायोलेशन ऑफ अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। आप सबको पता है अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आपके पास बोर ने ये अज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी खास डिस्टेंस, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोर ये जो इलेक्ट्रॉन है फिक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, इस ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम, क्योंकि ये फिक्स डिस्टेंस में की तरफ है, फिक्स डिस्टेंस पर लाई करते हैं, तो हम इसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, हम इसका मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं, हम इसकी स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी बात अनसर्टिनिटी के प्रिंसिपल में नहीं आती, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल या तो आप एक ही टाइम मोमेंटम को फाइंड कर सकते हो, या आप एक ही टाइम उसकी पोजीशन को फाइंड कर सकते हो, या आप एक ही टाइम उसकी वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो, लेकिन सारी चीजें एक ही टाइम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप मोमेंटम और पोजीशन फाइंड करना चाह रहे तो आपको सिर्फ दोनों में से कोई एक फाइंड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है दोनों आप फाइंड कर सकोगे। तो बोर ने कहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, फिक्स्ड डिस्टेंस पर मूव करते हैं, तो हम इनकी मास, हम इनकी मोमेंटम, वेलोसिटी, इवन स्पीड फाइंड कर सकते हैं, जबकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसा नहीं कहता। वो कहता है किसी भी वक्त में आप दोनों में से कोई एक चीज फाइंड कर सकते हैं। तो बेटे फोर्थ की तरफ आऊँ, यहाँ पर फोर्थ मेंशन करूँ, जो कि आपके पास लास्ट डिफेक्ट इसमें वो आता है, नो एक्सप्लेनेशन फॉर वेव नंबर। बोर साहब ने क्या किया था, बोर साहब ने सिर्फ बताया पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात नोट करें कि बोर जो आपके पास अंकल थे, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट इन्होंने वेव नेचर के बारे में नहीं बताया। तो वेव नेचर के बारे में किसने बताया, वेव नेचर के बारे में जो कि इलेक्ट्रॉन की है वो बताया था एक और प्यारे से अंकल हैं जिनका नाम था, क्या नाम था, जी हाँ, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, आपके पास वेव नंबर के बारे में बताया था। और बोहर ने क्या किया था, बोहर अंकल ने आपके पास पार्टिकल नेचर के बारे में बताया। ये कुछ चीजें थी एमडीकेट से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है। यहाँ पर आपका टॉपिक एंड हुआ, ठीक है। इन सारी चीजों को रिवाइज करते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ द लक। अल्लाह हाफिज।